हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल यूनिक 24 क्लास में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सीरीज चल रहा था। प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है इस पीवाईक्यू बेस्ड पे, जिसका हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। उसका सेट 3 चल रहा है। 1 सेट और 2 सेट मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पहले 1 और 2 को देखिए। और एक एक पार्ट में 10-10 क्वेश्चन है। ठीक है, एक पार्ट में 10 क्वेश्चन है, द सेकंड पार्ट में भी 10 क्वेश्चन है, और थर्ड पार्ट भी ये जो आ रहा है अभी, ये भी 10 क्वेश्चन का है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट 3 हम लोग, मतलब जो प्रैक्टिस सेट है 3, उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेट 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है जो हम लोग जो मैंने HW दिया था। ठीक है, जो मैंने क्या किया था, HW आप लोगों को दिया था, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। HW क्या था आप लोग का, कि व्हाट इज़ द नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट मीन्स NNP क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है। चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका NNP इक्वल टू GDP माइनस इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मतलब कि NNP क्या है, कि जो GDP है हम लोग का, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें अगर हम इनकम जो होता है एब्रॉड में, मतलब जो विदेश में इनकम होता है, अगर उसको घटा देते तो क्या वो NNP निकलता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका कि क्या GNP में अगर डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास को क्या कर दें, हम उसमें ऐड कर दें तो क्या NNP निकलता है। या थर्ड ऑप्शन है कि क्या GNP में अगर हम डिप्रिसिएशन को मूल्यह्रास को घटा दें तो NNP निकलता है। NNP मीन्स, और ये क्या, और फोर्थ ऑप्शन है आपका कि क्या GDP में हम लोग इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेशी आय हो रहा है, उसको अगर जोड़ दें तो क्या वो NNP निकलता है। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट मतलब क्या होता है, नेट मीन्स क्या होता है आपका, नेट मीन्स होता है शुद्ध, जो पूरा पूरा शुद्ध हो, मतलब क्या हो, प्योर हो। ठीक है, उसमें कोई मिलावट ना हो। तो जैसे अगर हम GDP देखें, तो GDP में जो विदेशी आय होता है, GDP में अगर जो विदेशी आय को घटा दे तो क्या ये आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट दे सकता है। या फिर क्या GNP में अगर हम लोग मूल्यह्रास को जोड़ दें तो क्या नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलता है। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्लस होने पे ये तो प्योर कहाँ रहा। GNP में डिप्रिशिएशन मतलब कि मूल्यह्रास को अगर घटा दें, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में आपका क्या हो जाता है कि आपका जो नेशनल है, आपका जो नेशनल है, अभी बात करें हम लोग जैसे कि इंडिया, इंडिया का जो पूरा मतलब कि इनकम है, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कितना प्रोडक्ट हुआ इसका, ठीक है, उसमें अगर हम मूल्यह्रास को, जो भी मूल्यह्रास हुआ, जो भी मतलब कि मशीन वगैरह का जो होता है उसका रेट वगैरह जो गिरता है, अगर हम उसको घटा दें तो क्या वो NNP निकलता है। तो ये कुछ हद तक सही लग रहा है। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपका क्या आ जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मतलब जो विदेशी आय होता है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम विदेशी आय को घटाएंगे तो कहाँ उसमें डिप्रिशिएशन कहाँ घटा उसमें, तो इसलिए ये नेट नेशनल प्रोडक्ट को नहीं दे रहा है। लेकिन ये सी ऑप्शन कुछ हद तक सही देख रहे हैं, मतलब लग रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, कि GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो विदेशी आय से, इसमें भी डिप्रिसिएशन का नहीं दिख रहा है कि जो डिप्रिसिएशन का जो रेट घट रहा है, आखिर कोई सामान लेते हैं तो उसमें जो डिप्रिसिएशन का माइनस होता है वो रेट घटा के ही ना किसी को बोलते हैं। जैसे कोई कार हम लोग खरीदे, मान लीजिए कि 20 लाख में, 20 लाख में कोई कार खरीदे और हम 2 साल के बाद बेच रहे हैं, तो उसका मान लीजिए कि रेट कुछ घट जाएगा, उसका मान लीजिए कि 16 लाख रेट हो गया। तो ये क्या हुआ, डिप्रिसिएशन ही तो घटा ना, कि भाई आप इतना यूज किए, वो आपका डिप्रिसिएशन मतलब मूल्य क्या करेगा, वो ह्रास होगा, तो उसका प्योर रेट क्या रह गया, 16 लाख रह गया। तो वही बोल रहा है कि मेरा जो नेशनल का जो प्रोडक्ट है, ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट है, अगर उसमें मूल्य ह्रास को हटा दे तो मेरा क्या निकल जाता है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक है, ये आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। अब देखते हैं कि ये डिस्कशन में क्या है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एक निश्चित अवधि में, क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित अवधि में, एक फिक्स टाइम में किसी राज्य व्यवस्था या किसी देश बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, किसी देश के उत्पादन के कारकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित समय में किसी राज्य व्यवस्था या कोई देश द्वारा या कोई किसी भी एक चीज़ के द्वारा उत्पादन के कारकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं, जो अंतिम वस्तु है, बीच वाला नहीं, ठीक है, अंतिम वस्तु मतलब जो कंप्लीट बनकर जो तैयार हो गया उसको बोलते हैं अंतिम वस्तुओं, और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य, कौन सा मूल्य, तो कुल बाजार मूल्य में, कुल बाजार मूल्य में अगर हम मूल्य ह्रास को क्या कर दें, घटा दें, तो क्या प्राप्त होता है, NNP प्राप्त होता है। मीन्स क्या है कि NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल्य ह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन, तो आपका क्या कहलाएगा, ये NNP कहलाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु गेव द आइडिया, मतलब कि आइडिया है, ठीक है, आइडिया किसने दिया था, किसका, ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम बोल रहा है भारत की संविधान सभा का विचार
किसका? तो भारत का जो संविधान सभा हुआ था ना, उसका विचार पहली बार किसने दिया था? ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आप जो भी सोर्स बताएंगे ये पीडीएफ में उस पर भेज दूंगा। ठीक है, आप जो भी सोर्स बताएंगे उस पर मैं इसको भेज दूंगा। आपको कमेंट करना है कि मुझे ये पीडीएफ इस पर चाहिए, उसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोला कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? किसने दिया था पहली बार भारत के संविधान सभा का विचार? भीमराव अम्बेडकर, एम.एन. रॉय, बी.एन. रॉय, बी.एन. राव या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो कौन दिए थे? पहले आप अपने मन में सोचिए कि कौन दिए थे, उसके बाद हम डिस्कशन देखते हैं। ये आपका असेंबली है जो हुआ था, वो संविधान सभा का जो बैठक हुआ था इसमें बैठक हुआ था। देखते हैं, संविधान सभा भारत में का विचार पहली बार एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया था। कब दिया था? तो 1934 में दिया था। ठीक है, और कौन दिए थे? तो एम.एन. रॉय दिए थे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम इतना इसलिए कर रहे हैं, हम चाहते तो सिर्फ ये कर लेते हैं और डायरेक्ट बता देते कि एम.एन. रॉय दिए थे और ये कह के मैं निकल लेता, लेकिन ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि यही सवाल बनेगा। सो इससे रिलेटेड और सवाल बन सकता है। अब मान लीजिए कि ये सवाल बना है, एनटीपीसी में एक बार पूछा है, इससे रिलेटेड और भी सवाल बन सकता है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितना प्रश्न हो सकता है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको देखना और अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और सपोर्ट भी करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड और क्या बन सकता है, ये तो हो गया। ठीक है, अगला बार ये पूछ देगा कि कब किया था, तो ये 1934 में पूछ सकता है कि 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, कब? तो 1946 में जो क्रिप्स मिशन है वो असफल हो गया था, उसकी असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप को क्या किया? स्वीकार किया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि 1946 में क्रिप्स मिशन आया जो कि असफल हो गया। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आया, उसने क्या किया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप को क्या किया, एक प्रारूप बना, उसको क्या कर लिया, वो स्वीकार कर लिया, जिसे ये उसी को हम लोग कौन सा नाम दिए? तो संविधान सभा नाम दिया गया। मूल संविधान में जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करें तो 395 अनुच्छेद तो है, 22 भाग भी है, लेकिन अनुसूचियां कितना हो गई है? तो अनुसूचियां 12 हो गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फेमस संतूर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट? बोल रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फेमस संतूर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, मतलब इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? कौन वादक? तो प्रसिद्ध संतूर वादक। तो सबसे पहला ऑप्शन है निखिल बनर्जी, उस्ताद बिंदा खां, शिव कुमार शर्मा और डी सज्जाद हुसैन। तो चारों में से आपको एक ऑप्शन करेक्ट बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है शिव कुमार शर्मा जी। कौन है? तो ये है शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा जी हैं और ये प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। देखिए अब डिस्कशन में देखते हैं, शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। संतूर, संतूर क्या होता है? तो संतूर ये हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी बन सकता है प्रश्न कि संतूर जो है सो मूल रूप से कश्मीर का लोकवाद्य यंत्र है। आप ही लोग सोचिए, ये प्रश्न बन सकता है कि नहीं बन सकता है। मान लीजिए संतूर वादक पूछ दिया कि प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है, तो शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड ये भी तो सवाल बन सकता है कि ये किस राज्य का लोकवाद्य यंत्र है? तो संतूर जो है सो मूल रूप से किसका है? तो कश्मीर का लोकवाद्य यंत्र है। भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक और कौन कौन है? तो शिव कुमार शर्मा है जो कि अभी हम लोगों ने देखा, रुस्तम सोपोर है, वर्षा अग्रवाल है और तरुण भट्टाचार्य है। ठीक है, अब देखते हैं निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी ये ऑप्शन में था, तो ऑप्शन से रिलेटेड और भी तो देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि आज ये पूछा कल इस ऑप्शन से रिलेटेड पूछ दे। तो निखिल बनर्जी जो है सो कौन से वादक हैं? तो सितार वादक है। उस्ताद बिंदा खां तो सारंगी वादक है और सज्जाद हुसैन सितार वादन, वीणा, बांसुरी, वायलिन, पियानो इत्यादि, मतलब कि ये सब चीज़ में, लगभग सभी चीज़ों में क्या है, ये उस्ताद है। ठीक है, सज्जाद हुसैन, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न बन सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज, मतलब पहला भारतीय संचार उपग्रह, कौन सा उपग्रह? संचार उपग्रह कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? मोम, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल? तो कौन सा है?
एप्पल, कौन सा? एप्पल। एप्पल मीन्स एरियन पैसेंजर नीत भार परीक्षण, ये है आपका एप्पल, ठीक है। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट इसरो का प्रथम स्वदेशी संचार उपग्रह है, ठीक है। इसरो का कौन लॉन्च किया था इसको? तो इसरो, इसका प्रथम स्वदेशी संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल। एप्पल का फुल फॉर्म हो गया आपका एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, हिंदी में इसे एरियन पैसेंजर नीत भार परीक्षण बोल सकते हैं, ठीक है। इसे, ये जो एप्पल है, इसे जीटीओ में 19 जून 1981 को, कब? तो जीटीओ में 19 जून 1981 को प्रमोचित किया गया। एप्पल का प्रयोग लगभग 2 वर्षों तक समय, आवृत्ति, कोड, बहुप्रवेश प्रणाली पर विस्तृत परीक्षण करने हेतु किया गया, ठीक है। तो कब बनाया गया था इसको? तो 1981 ईस्वी में 19 जून को जीटीओ द्वारा, जीटीओ में, ठीक है। अब एक बात आया था मोम का, थोड़ा मोम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मोम क्या है? तो मोम मंगल ऑर्बिटर मिशन, मंगल ऑर्बिटर मिशन, मंगल ऑर्बिटर मिशन या इसको मंगलयान भी कहते हैं, ठीक है। भारत का जो है सो ये क्या था? तो पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था। अंतर्ग्रहीय मिशन मीन्स है कि अभी हम लोग किस ग्रह पे हैं, मतलब किस प्लैनेट पे हैं? तो अर्थ पे हैं। और जो मार्स है, मतलब मंगल ग्रह है, वो तो अलग प्लैनेट है ना, तो यहाँ से वहाँ भेजने के लिए ये तो अंतर्ग्रहीय मिशन हो गया, ठीक है। तो भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन कौन सा था? तो मोम था, ठीक है। यह मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष यान है। किसका परिक्रमा कर रहा है ये? तो मंगल ग्रह का परिक्रमा करता है। इसरो द्वारा इस मिशन को कब लॉन्च किया गया? 5 नवंबर 2013 को। कब? तो 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये सारा फैक्ट आपको याद रखना, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। ये जो मिशन है, मोम मिशन, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 की मदद से लॉन्च किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। किससे? तो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 की मदद से क्या किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में क्या कर गया? प्रवेश कर गया। कब? तो 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। यह मिशन अप्रैल 2022 में खत्म हो गया, ठीक है। मतलब इससे जो लेना था वो चीज़ ले ली, उसके बाद 2022 में इस मिशन को क्या कर दिया गया? खत्म हो गया। एक और ऑप्शन आया था आपका रोहिणी। आर्यभट्ट के बारे में तो आप लोग सब जानते ही होंगे, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया, हाँ डिस्कशन नहीं है उसका। और रोहिणी आपका हो गया, रोहिणी उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। रोहिणी क्या हो गया आपका? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुरू किया था। कौन? तो इसरो ने उपग्रहों की एक श्रृंखला थी। इसमें क्या थी? तो उपग्रहों की एक श्रृंखला थी। इसे 10 अगस्त 1979 को सार सेंटर से SLV-3 पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। किस पे? तो SLV-3 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? ये सवाल अभी भी अच्छा खासा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है आपका, सॉरी सवाल है आपका हिंदी में, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 2015, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014 या 2 अक्टूबर 2015। ये आपका हो गया लोगो, एक स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014, किसकी जयंती होती है 2 अक्टूबर 2014 को? महात्मा गांधी की। तो 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर, कितने नंबर की? 145वीं। ये भी सवाल बन सकता है कि जो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, उस टाइम महात्मा गांधी की कितने नंबर की जयंती थी, मतलब कौन सी जयंती थी? तो 145वीं जयंती थी। उसी के अवसर पर दिल्ली में की गई। कहाँ पे की गई? तो दिल्ली में की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य भारत में खुले में शौच की समस्या समाप्त करना तथा सड़क, फुटपाथ इत्यादि की क्या करना है? सफाई करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बोटेनिकल नेम ऑफ बनियान ट्री। कौन सा ट्री? तो बनियान ट्री। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? बरगद का पेड़, ये वही पेड़ है जिसको लोग बचपन में, जहाँ पे जाने से, रात में जाने से डरते हैं, ठीक है। ये पंचायत वेब सीरीज में अच्छा खासा चला था ये। चलिए देखते हैं, खैर वो सब तो अलग बात है। ये हो गया आपका क्या चीज़? फाइकस बंधालेंसिस, फाइकस बंधालेंसिस, ऑसिमम टेन्यू इफ्लोरम, ऑसिमम टेन्यू इफ्लोरम, अजेडिरेक्टा इंडिका। या फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका फाइकस रिलीजियोसा,
फाइकस रिलीजियोसा, तो क्या हो जाएगा आपका, अब देखते फाइकस बंधालेंसिस जो है सो किसका वानस्पतिक नाम हो गया आपका, बरगद का। ऑसिमम टेन्यूइफ्लोरम किसका हो गया, तो तुलसी का। अजेडिराइक्टा इंडिका किसका हो गया आपका, तो नीम का। और फाइकस रिलीजियोसा किसका हो गया आपका, तो पीपल का। हमको किसका पूछा था, तो बरगद का पूछा था, तो क्या हो जाएगा फाइकस बंधालेंसिस, क्या हो जाएगा फाइकस बंधालेंसिस, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका बरगद का पेड़, बनियान ट्री। क्वेश्चन नंबर 27 किससे रिलेटेड हो सकता है, ई कॉमर्स से रिलेटेड है। बाइंग और सेलिंग गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली इज नॉन एज, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वस्तुओं की खरीद व विक्रय को जाना जाता है, वही चीज फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अभी मीशो चल रहा है, अच्छा खासा मीशो चल रहा है, और क्या क्या बहुत सारा चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली सेल होता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वस्तुओं की जो खरीद व विक्रय की जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। फाइनेंस से जाना जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, फाइनेंस तो हो गया आपका वित्त, ये तो होगा ही नहीं। मल्टीमीडिया, ये भी नहीं होगा। धन नियंत्रण, इसमें नियंत्रण कहाँ से आ गया, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स से रिलेटेड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कॉमर्स से, ठीक है। ई कॉमर्स का पूर्ण रूप हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वस्तुओं की खरीद और विक्रय को ई कॉमर्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो चीज़ ऑनलाइन हम लोग सेल कर दें, ठीक है, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो वो आपका ई कॉमर्स के अधीन आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा, राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, 250, 230, 225 या 240, ये आपका हो गया राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में, कितना में, अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये तो जरूर पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो राज्यसभा की संरचना है उसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा जो है सो एक अस्थाई निकाय है, क्या है, एक अस्थाई निकाय। अस्थाई मीन्स क्या होता है कि आपका फिक्स निकाय, मतलब फिक्स, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन लोकसभा को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक बार जो हो गया वो 6 साल, मतलब जितना साल के लिए होता है वो उसका कंफर्म हो गया, ठीक है। इसे भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये तो हो गया। इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, कितने सदस्य, तो अधिकतम 250 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से 238 जो है सो राज्यों द्वारा चुने जाते हैं, किसके द्वारा, तो राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं, कितना, 238। अब बचे कितना, 12। तो 12 सदस्य जो है सो राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, तो मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का, 6 वर्ष का होता है। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये 5 वर्ष याद होता है, लेकिन 5 वर्ष नहीं है, कितने वर्ष है, तो 6 वर्ष है, ठीक है। तो 6 वर्ष आप याद रखिएगा। और इसमें एक और ख़ास बात है कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य मतलब कि प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये बताएंगे जब कभी राज्यसभा के बारे में डिस्कशन होगा। तो अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कितने सदस्य, तो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। और हर साल, हर 2 साल पे नया मतलब 1/3 सदस्य नया चुनाव होता है, ठीक है। आपका होमवर्क यहाँ पे ये रह जाएगा कि लोकसभा के बारे में इसी प्रकार से जानकारी रख लेना है, क्योंकि राज्यसभा से जब सवाल बना है तो ये कंफर्म हो जाता है कि लोकसभा से भी सवाल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका किससे रिलेटेड है, विच इज द हाईएस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार। इससे तो काफ़ी सवाल बनता है, ये आप लोग कोई भी PYQ एनालिसिस कर लीजिए, इससे सवाल बना ही बना है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। गोवा, लक्षद्वीप, मिजोरम, केरल। ये तो आंख बंद करके कोई मार देगा कि ये कौन सा है, तो केरल ही है। लिटरेसी रेट सेंसस ऑफ इंडिया 2011, यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में दिया गया, अब अगर आप देखना चाहें तो, बाकी हमने डिस्कशन तो किया ही है। डिस्कशन इसमें किया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल है। जबकि बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है भाई, कौन सा, तो बिहार।
अब का हालिया तो देखने लायक है, लेकिन ये 2011 की बात है, ठीक है। भारत में पहली बार जनगणना वर्ष 1872 में, कब? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी याद रखना कि भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। और किसके कार्यकाल में हुई थी जो पहली बार जनगणना हुई थी? वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। यहाँ पे लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना कब शुरू होना, कब हुआ शुरू होना? तो 1881 में हुआ था। और किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद लगातार 10-10 साल में, 1881 के बाद 1891, फिर क्या हो जाएगा 1901, इसी तरह होते होते क्या हो गया 2011 में हुआ था। अभी का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु लॉन्च द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट मतलब कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, उसका शुभारंभ किसने किया था? तो ये देख लीजिए, सबसे पहले देख लेते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ गया, और यहाँ से फिर यहाँ गया, और फिर यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से यहाँ गया। तो देख लीजिए, आपको लग रहा होगा ये किस चतुर्भुज के रूप में दिख रहा होगा, है ना भाई? चतुर्भुज के रूप में, ये चतुर्भुज के रूप में दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? स्वर्णिम चतुर्भुज। तो इसका कौन किए थे स्टार्ट? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ अटल बिहारी वाजपेयी किए थे। कौन किए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। कब किए थे? तो 2001 में किए थे, ठीक है। कब किए थे? तो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। इस परियोजना द्वारा देश के बड़े शहरों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। तो ये तो हम लोग देख लें, देश के बड़े शहरों, मतलब कि जो भारत देश है उसके बड़े शहरों को, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, वो सबको किस मार्ग से जोड़ा जाएगा? तो सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। जिसमें सरकार ने 5846 किलोमीटर का स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ किया है। ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी अच्छा खासा बन रहा है। आप बोलेंगे कि किसमें? तो अभी हाल फिलहाल में आरपीएफ का कांस्टेबल का पेपर हुआ है। कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है उसमें 2 मार्च को हुआ था जो पेपर। 2 मार्च का जो थर्ड शिफ्ट है, 2 मार्च का जो थर्ड शिफ्ट है उसमें ये प्रश्न पूछा था, ठीक है। उसमें ये प्रश्न पूछा था। तो प्रश्न कुछ भी बन सकता है, इसलिए हम रिलेट करके सब चीज़ डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको ये भी याद रखना है 5846 किलोमीटर की लंबाई है इसका। चलिए अब बात करते हैं इस परियोजना के तहत देश के 4 प्रमुख महानगर कौन कौन? दिल्ली जो उत्तर में है, चेन्नई जो दक्षिण में, कोलकाता जो पूर्व में है, और मुंबई जो पश्चिम में है को जोड़ना है, मतलब जोड़ चुका है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब 30 का 10 प्रश्न तो हम लोग डिस्कस कर लिए, यानी 3 पार्ट में 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो क्वेश्चन आज का आपके लिए है, ये प्रश्न आपके लिए है, और आप इसका उत्तर कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे, ठीक है। प्रश्न आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश? मतलब कि हिंदी में देखते हैं, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश, पहले का जो आंध्र प्रदेश था, उसका शास्त्रीय नृत्य कौन सा था? तो ऑप्शन है आपका कुचिपुड़ी, कथक, कथकल, भारतनाट्यम। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इसका उत्तर बताना है कमेंट में। तो सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।